वेलकम टू इंडिया आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 18 नवंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा एड किए जाने वाला जो प्रोजेक्ट स्टार्स है उसे रिव्यू किया गया। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि इस प्रोजेक्ट को असिस्ट किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऐसा नहीं कि कोई हाल फिलहाल का प्रोग्राम है जिसे वर्ल्ड बैंक असिस्ट कर रहा है। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। नाम से क्लियर हो रहा है जो बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है वो उसे अच्छे से सीख पा रहे हैं कि नहीं, और टीचिंग का मैकेनिज्म कैसा है, इसी चीज को लेकर कुछ परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है एज अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है कि राज्यों को भी अपना हिस्सा देना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इसकी देखरेख करता है। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है। तो चूंकि स्टार्स प्रोजेक्ट जो है वो एजुकेशन से ही एसोसिएटेड है, तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही पार्ट होगा। उद्देश्य ये है इंडिया में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। स्कूल एजुकेशन का जो गवर्नेंस है हम उसे बेहतर करें ताकि अनावश्यक टीचर्स अपसेंट ना रहें और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। यहाँ पर जो फोकस है वो 6 इंडियन स्टेट्स में है। वो 6 राज्य कौन से हैं? पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है केरला, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा उड़ीसा और छठा राजस्थान। चूंकि यहाँ पर केवल 6 ही राज्य हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इन 6 राज्यों के नाम याद रखें जो स्टार प्रोजेक्ट के तहत हैं। मैं आपके लिए दोहराता हूं, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इस प्रोजेक्ट के तहत 250 मिलियन स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है जो 6 से 17 वर्ष की बीच के हैं, 6 to 17 ईयर्स। 1.5 मिलियन स्कूल्स को इसमें कवर किया गया है और 10 मिलियन टीचर्स इसके एम्बिट में आ रहे हैं जो इस प्रोग्राम का फायदा उठा पा रहे हैं। इस प्रोग्राम में बेसिकली किया क्या जाता है, कोशिश ये रहती है कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि ब्लॉक या विलेज के लेवल पे हम स्कूल्स में इस प्रकार का इंप्रूवमेंट करें कि बच्चों की जो बेसिक एजुकेशन है वो अच्छी हो जाए। अगर बच्चे को क्लास 1 to 3 के बीच में बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई, मतलब वो चीज़ों को अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आगे की उसकी पढ़ाई डामाडोल रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें बेहतरी शुरुआत से ही करनी होगी और यही काम स्टार्स प्रोजेक्ट में किया जाता है। यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स की डिमांड को एड्रेस करते हैं, जैसे कि जो पेरेंट्स हैं हम उन्हें इंक्लूड करें इस पूरे मैकेनिज्म में। उनके जरिए हम बढ़िया डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि स्कूल्स कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लर्निंग कैसी है, और जो वल्नरेबल सेक्शन से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं हम उन पर स्पेशल फोकस कर सकते हैं। टीचर्स को इक्विप किया जाए, ये मानकर कि अगर हमें बेटर लर्निंग आउटकम चाहिए तो इसके सेंटर में टीचर्स ही होंगे। अगर टीचर्स कैपेबल हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तो बच्चों की एजुकेशन और क्वालिटी बेहतर होगी। हमें इंडिया का जो ह्यूमन कैपिटल नीड है उसे पूरा करना है। क्लास 1 से लेकर 3 के बीच के जो बच्चे हैं उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निटिव का मतलब उन्हें बेसिक इंफॉर्मेशन उनके पास हो, सोशल बिहेवियर वो अच्छे से सीखें, लैंग्वेज वो बढ़िया तरीके से समझते हो। ये सारी चीज़ें उन्हें आनी चाहिए, तभी वो आने वाले समय में अच्छी जॉब अवेल कर पाएंगे और एक क्वालिटी एजुकेशन अवेल कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। पहला है कॉन्टिजेंसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट। इसके तहत क्या किया जाता है, कई बार कोई नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर आ जाता है, कोई हेल्थ डिजास्टर आ जाता है, जैसे कि कोविड आ गया, मैन मेड में कोई गैस लीक हो गया, नेचुरल में भूकंप आ गया। ऐसी कंडीशंस में अक्सर स्कूल्स को बंद कर दिया जाता है और बच्चों की पढ़ाई बुरी तरीके से प्रभावित होती है। स्कूल्स का क्लोजर हो जाता है, इंफ्रा डैमेज हो जाता है, फैसिलिटीज इनएडिक्वेट हो जाती हैं। इन दैट केस CERC के तहत हम स्कूल्स को रीओपन करके उनका इंफ्रा जल्दी से रीबिल्ड करके जो एजुकेशन है उसे वापस से पेस में लाने की कोशिश करते हैं। दूसरा है परख। परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नाम से स्पष्ट है कि हमें परफॉर्मेंस को एसेस करना है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है। ये एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की तरह वर्क करता है, ये इसका दूसरा कंपोनेंट है। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, यूनियन एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है वो इसे लीड करती है या उसी के अंडर में ये काम करता है। ये बेसिकली वो नॉर्म्स तैयार करते हैं, वो नियम कानून बनाते हैं
जिनके आधार पर इंडिया में जो नॉलेज है या फिर बच्चों को जो पढ़ाई करवाई जा रही है उसका हम बढ़िया से असेसमेंट कर पाएं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बाबा साहेब पुरंदरे जी के बारे में है। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर दुख जताया। ये बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर थे, इतिहासकार थे और थिएटर पर्सनालिटी भी थे। इन्हें शिव शहीर बाबा साहेब पुरंदरे के नाम से भी पुकारा जाता था। बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, इनका देखिए 1922 से 2021 के बीच में इनका जीवन काल रहा। लगभग 99 साल इनका जीवन रहा। बाबा साहेब पुरंदरे इन्हें पॉपुलरली पुकारा जाता था। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। इन्होंने छत्रपति शिवाजी के जीवन से संबंधित कई सारे लेख लिखे, बुक्स लिखी, राइटिंग्स की। शिवाजी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, मराठा एम्पायर के फाउंडर थे। चूंकि वे शिवाजी के बारे में बहुत बढ़िया लिखा करते थे, इसीलिए इन्हें शिव शहीर ये नाम दिया गया था। मतलब शिवाजी के पोएट या ऐसे व्यक्ति जो शिवाजी के बारे में लिखते हैं। तो ये शिव शहीर का मतलब भी यही था। इनके फेमस वर्क की बात करें तो जो मराठा किंग छत्रपति शिवाजी थे उनके ऊपर इनकी राइटिंग्स काफ़ी प्रोमिनेंट रही हैं। ये उनके लाइफ और अचीवमेंट के बारे में बहुत ही यंगर एज से ही लिखना शुरू कर चुके थे। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है थिनग्या। इसे आप इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो स्पार्क्स ऑन शिवाजी बोल सकते हैं। इनके कुछ और भी काम हैं जैसे कि राजा शिवाजी छत्रपति और केसरी। इनकी एक किताब नारायण राव पेशवा के ऊपर भी है। इसके अतिरिक्त इनका एक ड्रामा है जानता राजा। इसे 5 लैंग्वेजेस में अभी तक ट्रांसलेट किया जा चुका है 1985 से लेकर अभी तक। ओरिजिनली तो इसे मराठी में ही लिखा गया था। इनके इसी ड्रामा के लिए इन्हें कालिदास सम्मान से भी नवाजा गया गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा, और ये सम्मान इन्हें 2007-2008 में दिया गया था। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन्हें दिए गए हैं। 2019 में पद्म विभूषण जो कि इंडिया का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और 2015 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो कि महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितने प्रोमिनेंट पर्सन रहे हैं ये अपने जीवन काल में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पोचमपल्ली विलेज के बारे में है। पोचमपल्ली विलेज जो कि आपको तेलंगाना में मिलेगा, उसे हाल ही में वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में क्लासिफाई कर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNWTO के द्वारा। बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव ये UNWTO का इनिशिएटिव है। क्या है ये? इसके जरिए वो ऐसे गांवों को आइडेंटिफाई करते हैं जो टूरिज्म के माध्यम से अपने कल्चर, ट्रेडिशन और डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रख रहे हैं, ताकि उन गांवों को रिकॉग्नाइज किया जा सके, वहां पर और लोग जाएं और उन गांवों को और मौका मिले कि वो अपनी बायोडाइवर्सिटी को और अच्छी तरीके से निखार सकें, सेफ गार्ड कर सकें। ये उन गांवों को अवार्ड देने जैसा है जिन्होंने काफी लंबे समय से अपनी गुड प्रैक्टिसेस को शोकेस किया है, दिखाया है, और लोगों के लिए एक बढ़िया रूरल डेस्टिनेशन तैयार करता है ये इनिशिएटिव। इसका उद्देश्य ये भी है कि हम गांवों को सपोर्ट करें ताकि उनका रूरल टूरिज्म पोटेंशियल बढ़े। इसके जरिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, अपॉर्चुनिटीज कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में भी उन्हें सिखाया जाता है। जैसे अभी हमें पोचमपल्ली विलेज के बारे में पता है, तो तेलंगाना के विजिट पर अगर कोई जाता है तो कोशिश करेगा कि एक बार पोचमपल्ली विलेज में भी हो लिया जाए। तो ये फायदा होता है इस प्रकार के इंक्लूजन से। पोचमपल्ली एक टाउन है जो कि आपको नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का जो है वहां पर मिलेगा। इसे सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी पुकारा जाता है, बिकॉज यहाँ पर सिल्क का बहुत ही बढ़िया काम होता है। सिल्क की जो साड़ी बनाई जाती है उसे एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक से वीव किया जाता है, यानी कि बुना जाता है। उस टेक्निक को कहा जाता है इकत। देखिए, इकत टेक्निक आपको जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं उसे कुछ इस तरीके से वीव करते हैं तो ऐसा दिखेगा। ये मोहतरमा कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने जो कोट पहन रखा है ये इकत स्टाइल में ही बुना गया है। ठीक है। फर्दर, इकत मलेशियन और इंडोनेशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है टाई एंड डाई, रंगरेजी करना या कपड़े तैयार करना। ये डाइंग टेक्निक भी है। इसका जो एक विशेष स्टाइल है टेक्सटाइल पैटर्न देने का, इसी के लिए इसे 2004 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग भी दिया गया। पोचमपल्ली भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि विनोबा भावे जी ने यहीं से भूदान मूवमेंट की शुरुआत की थी। भूदान मूवमेंट में ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारी जमीन हुआ करती थी, उनसे वो ये कहते थे कि जो भी जमीन आप दान देना चाहते हैं आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जो लैंडलेस है, जिसके पास जमीन नहीं है, क्योंकि उस समय तक जो लैंड लॉज हैं वो अच्छे से आ नहीं पा रहे थे। तो काफी सक्सेसफुल रहा था और कई सारे लोगों ने अपनी जमीन ऐसे लोगों को दान की जिनके पास जमीन नहीं थी। तो 18 अप्रैल 1951 में ये जो भूदान मूवमेंट शुरू किया गया था वो पोचमपल्ली से ही किया गया था।
वर्तमान में 2 रूम का विनोबा भावे मंदिर भी वहां पे एग्जिस्ट करता है, जहां पर विनोबा भावे जी रहा करते थे जब वो पोचमपल्ली में जाते थे। यूएनडब्ल्यूटीओ की बात करें तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कोशिश करती है कि टूरिज्म को बेहतर बनाया जाए। 1975 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्ड है स्पेन के मैड्रिड में। यूएनडब्ल्यूटीओ इनकरेज करता है कि टूरिज्म में क्या बेसिक नॉर्म्स होने चाहिए, ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स क्या होना चाहिए, ताकि टूरिज्म को हम मैक्सिमाइज करें और वो किसी भी रीजन में सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर सके और निगेटिव इम्पैक्ट्स को हम मिनिमाइज कर सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का ये एक इनिशिएटिव है। इसका 7th एडिशन अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया। इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ज्वाइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस एंड विज्ञान भारती, विभाग कहा जाता है शॉर्ट में नहीं। विज्ञान भारती क्या है ये मैं भी आपको बता दूंगा। पर्पज ये है कि इंडिया में हम साइंस को सेलिब्रेट करें और कोशिश करें कि लोग साइंस से जुड़े, इनोवेशन लेकर आएं, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करें। इसका पहला एडिशन 2015 में था। आई रिपीट, इसका पहला एडिशन 2015 में था, आपको याद रखना है। 2020 में इसका छठा एडिशन था और वर्तमान में 2021 का इसका 7वां एडिशन है। ये याद रखना जरूरी होता है कि कोई इनिशिएटिव कब शुरू हुआ और अभी जो चल रहा है वो उसका कौन सा एडिशन है या कौन से नंबर पे है। नोडल एजेंसी है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। आई रिपीट, नोडल एजेंसी है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तहत। थीम रही सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस, टेक, इनोवेशन एंड प्रॉस्परस इंडिया। IISF 2021 ये हाइब्रिड मॉडल में ऑर्गेनाइज किया गया है, मतलब वर्चुअली भी, और कोई अगर इन पर्सन भी वहां जाना चाहता है तो जा सकता है, कोई मना ही नहीं है। सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंडिया का जो एक लॉन्ग टर्म विजन है कि हम इंडिया में साइंटिफिक टेम्पर को और बढ़िया करेंगे, लोग नए नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की ओर अट्रैक्ट हों, इसी उद्देश्य से ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। विज्ञान भारती के बारे में बात करते हैं, जिस पर मैंने भी कहा था कि अभी हम बात करेंगे। एक्चुअली में विज्ञान भारती की शुरुआत एक मूवमेंट के तौर पे हुई थी, जिसे नाम दिया गया था स्वदेशी साइंस मूवमेंट, मतलब भारत में हम साइंस के डेवलपमेंट को प्रमोट करें। इसे IIT बेंगलुरु के कुछ एमिनेंट साइंटिस्ट ने शुरू किया था। गाइडेंस था प्रोफेसर KI वसु जी का। ये जो मूवमेंट था ये धीमे धीमे मोमेंटम अचीव करने लगा और इसकी प्रेजेंस नेशनल लेवल पे हो गई। 1991 में डिसाइड किया गया कि स्वदेशी साइंस मूवमेंट को ऑल इंडिया लेवल पे एक्सपेंड करते हुए इसका नाम विज्ञान भारती रख दिया जाएगा। तो आपने समझा कि ये एक मूवमेंट के रूप में स्टार्ट हुआ और 1991 में इसे नाम दे दिया गया विज्ञान भारती। इसका कोर ऑब्जेक्टिव यही था कि हम यंग साइंटिस्ट को मोटिवेट करें कि वो क्रिएटिव और ओरिजिनल साइंटिफिक आइडियाज की ओर आगे बढ़ें। ये हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दुआरे राशन स्कीम के बारे में है। दुआरे का मतलब घर के बाहर जो हिस्सा होता है, जिसे कई बार द्वार या दुआर कह दिया जाता है, उसी से है। इसका मतलब है राशन एट डोर स्टेप, आपके घर के सामने आपको राशन मिल जाए। ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव मैं कहूंगा अगर इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया जाए। एम्बिशियस इनिशिएटिव है जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं उनका। दुआरे राशन ये जो स्कीम है, जैसे होता क्या है कि एक ग्राम सभा बहुत बड़ी होती है और उस ग्राम सभा में एक जगह पे राशन मिलता है, तो जो गांव के लोग होते हैं उन्हें कई बार 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर या कई बार उससे ज्यादा भी ट्रेवल करना पड़ता है राशन लेने के लिए। कई बार जो परिवार में महिलाएं हैं उन्हें इतनी दूर पैदल जाना होता है और राशन थोड़ा भारी भी होता है। जैसे अगर आप जाते हैं आपको 20-25 किलो अनाज मिल जाता है तो उसे लाना काफी मुश्किल हो जाता है। ये प्रॉब्लम ना आए इसीलिए बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसमें होगा ये कि लोगों के घर के नजदीक तक राशन को पहुंचा दिया जाए ताकि उन्हें बहुत दूर ट्रेवल ना करना पड़े। उद्देश्य क्या है? देखिए, वेस्ट बंगाल में 21,000 राशन डीलर्स हैं। सरकार क्या करने वाली है, वो हर एक राशन डीलर को 1 लाख की सब्सिडी देंगे। क्यों देंगे? ताकि वो एक डिलीवरी व्हीकल खरीद सकें। भाई, अगर उन्हें लोगों के घरों के नजदीक तक राशन ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे? गाड़ी चाहिए ना। तो जो भी गाड़ी वो खरीदेंगे उस पर उन्हें 1 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी। अब लेकर कौन जाएगा? जो राशन बांटता है वही लेकर जाएगा। वो ये काम कैसे करेंगे? उनके पास ऑलरेडी काम है। तो वो 2 लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट और उनकी जो भी सैलरी दी जाएगी उसका आधा सरकार अपनी ओर से दे देगी। तो कुल मिला के कुछ एक कदम आगे बढ़ाएंगे वो राशन डीलर्स और एक कदम सरकार आगे बढ़ाएगी और लोगों के घरों के नजदीक तक राशन पहुंचा दिया जाएगा। जो व्हीकल है उसे इतनी दूर तक लेकर जाया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को राशन लेने के लिए 500 मीटर से ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े। उम्मीद है कि इससे 10 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। तो इसका आप मीन्स में भी मेंशन कर सकते हैं गुड गवर्नेंस के फॉर्म में या फिर कोई एग्जांपल देते वक्त।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का इनिशिएटिव है, महुआ का इनिशिएटिव है, वीक लॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन है। हम लोगों को बताएंगे कि जो सेप्टिक टैंक की गंदगी साफ की जाती है उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो मैनुअली ये काम करते हैं तो उनकी जान को खतरा होता है, बिकॉज कई सारी जहरीली गैसें उसमें से कई बार गैसेस निकल जाती हैं। तो सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में यानी कि एसएससी में जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, इसमें हम लोगों को अवेयर करेंगे। स्वच्छ अमृत दिवस रन किया जाएगा, लोगों को बताएंगे कि इस प्रकार की प्रैक्टिसेस को हमें छोड़ना है। तो क्या मतलब जो सफाई कर्मी हैं, जो सफाई किया करते हैं, इसमें बात क्या की जा रही है कि हम मैकेनाइज्ड क्लीनिंग करें, मतलब मशीन्स का इस्तेमाल करें, ना कि मैनुअल क्लीनिंग करें। तो क्या जब हम मैकेनाइज्ड क्लीनिंग करेंगे तो जो ये सफाई कर्मी हैं इनकी जॉब चली जाएगी, इनके पास काम नहीं होगा सेप्टिक टैंक्स या सीवर साफ करने का? पूरा मामला ये नहीं है। मामला ये है कि हम लोगों को अवेयर करें कि जो क्लीनिंग की जाती है मैनुअली ये कितनी खतरनाक होती है। इसमें एक कंपोनेंट ये है कि इसमें लोन मेला ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मतलब जो एग्जिस्टिंग सफाई कर्मीज हैं वो लोन ले सकते हैं और इस लोन के माध्यम से वो सीवर या सेप्टिक टैंक क्लीन करने वाले मशीन या इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वो क्लीनिंग में करें। उनकी जान को खतरा नहीं होगा, उनकी जॉब भी नहीं जाएगी। हम इन्फ्रा क्रिएशन करेंगे ताकि मैकेनाइज्ड क्लीनिंग बढ़िया से हो सके। डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर भी रहेगा 14420। कहीं पर सेप्टिक टैंक फुल हो गया है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो आप कॉल कर दीजिए, तो जो भी कर्मी है वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, उनके पास मशीन्स होंगी, उसका इस्तेमाल करके वो उसे साफ कर देंगे। और किन शहरों में ये प्रैक्टिसेस कितनी बढ़िया से चल रही हैं, इसके बेसिस पे सिटीज़ को अवार्ड भी किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जीएन वाजपेयी कमेटी के बारे में है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है आईएफएससीए के चेयरपर्सन को। आईएफएससीए का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। आई रिपीट, आईएफएससीए का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। मिस्टर जीएन वाजपेयी, जो कि इसके पहले चेयरमैन थे एलआईसी और सेबी के, उन्हें ही इसकी कमान सौंपी गई थी। इनको मैंडेट ये दिया गया था कि जो इंडिया में इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस बिजनेस है उसका डेवलपमेंट कैसे हो, इसके बारे में आप अपने सजेशंस दीजिए जो इन्होंने सबमिट कर दिए हैं। रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्स प्रोजेक्ट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सही है। जीएन वाजपेयी कमेटी ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के डेवलपमेंट के की एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे, गलत है। ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए है। पोचमपल्ली विलेज तमिलनाडु, गलत है, तेलंगाना का है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस एंड विज्ञान भारती का इनिशिएटिव है, दैट्स ट्रू। UNWTO हेडक्वार्टर है स्पेन के मैड्रिड में, दैट्स ऑल्सो ट्रू। सेशन की पीडीएफ ओनली आईएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओनली आईएस नथिंग एल्स आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में, आपको 1,20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाला चैनल दिख जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और रिवीजन करिएगा। आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।